हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल साइंस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो संबंधित है एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 8 से। इस वीडियो में हम विज्ञान के अध्याय 15 यानी कुछ प्राकृतिक परिघटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में पूरे अध्याय को बारीकी से समझाया गया है। पूरे अध्याय को विस्तार से समझने के लिए इस वीडियो का आप लास्ट तक जरूर देखें और यह वीडियो आपके लिए काफी मददगार होगी। तो आइए वीडियो हम शुरू करते हैं। इस अध्याय में हम दो प्रमुख विनाशकारी परिघटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है तड़ित और दूसरा है भूकंप। तड़ित क्या है और तड़ित से संबंधित तमाम जानकारियां हम लेंगे। भूकंप क्या है यह हम जानेंगे और भूकंप से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी लेंगे। इस प्रकार इस अध्याय का हमारा मुख्य उद्देश्य रहेगा तड़ित और भूकंप के बारे में जानकारी लेना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तड़ित के बारे में। तड़ित क्या है इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। विद्युत के तार ढीले हो जाने पर हम अक्सर विद्युत खंभों पर चिंगारियां देखते हैं। आपने देखा होगा कि जब विद्युत के तार ढीले हो जाते हैं तो खंभों पर अक्सर चिंगारियां दिखाई देती हैं। इसी प्रकार सॉकेट में प्लग के ढीले होने पर भी चिंगारियां निकलते देखा जा सकता है। हम अपने घरों में जब देखते हैं कि सॉकेट में प्लग ढीले पड़ गए हैं तो ऐसी स्थिति में भी विद्युत चिंगारियां निकलते देखा जा सकता है। जब हम ऊनी अथवा पॉलिस्टर के वस्त्रों को उतारते हैं तो हमारे बाल खड़े हो जाते हैं और चट चट ध्वनि के साथ चिंगारियां पैदा होती हैं। खासकर ठंडे दिनों में हम ऐसा देखते हैं कि जब हम अपने शरीर से ऊनी अथवा पॉलिस्टर के वस्त्रों को उतारते हैं तो हम ऐसा देखते हैं कि हमारे शरीर के बाल खड़े हो जाते हैं और चट चट ध्वनि के साथ चिंगारियां भी पैदा होती हैं। वास्तव में तड़ित भी एक ऐसी ही परंतु विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी है। जिस प्रकार हम अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे विद्युत चिंगारियां देखते हैं, ठीक वैसे ही तड़ित भी एक ऐसी ही विद्युत चिंगारी है जो विशाल स्तर की होती है। तड़ित हमें कब दिखाई देता है? खासकर बरसात के दिनों में आसमान में हमें तड़ित दिखाई देती हैं। सन 1752 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह दर्शाया कि तड़ित तथा हमारे वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारियां वास्तव में एक ही परिघटना है। एक महान वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने सन 1752 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण खोज की कि तड़ित तथा हमारे वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारियां वास्तव में एक ही परिघटना है। हम अक्सर देखते हैं कि जब हम ऊनी या पॉलिस्टर के वस्त्रों को हम अपना शरीर से उतारते हैं तो चट चट ध्वनि के साथ हमें चिंगारी दिखाई देती है। वास्तव में ये चिंगारियां और तड़ित की चिंगारियां दोनों एक ही परिघटना है। ये महत्वपूर्ण खोज की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। वास्तव में बादलों में आवेश के एकत्रित होने से तड़ित पैदा होती हैं। तड़ित पैदा होने का कारण यह है कि बादलों में आवेश के एकत्रित होना। चिंगारियां जिनके विषय में यूनानी जानते थे। प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों का कारण नहीं समझते थे। जो हम विद्युत चिंगारी आजकल देखते हैं, प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों का कारण नहीं समझते थे, परंतु यूनानी इनके विषय में जानकारी रखते थे। 600 ईस्वी पूर्व से भी पहले प्राचीन यूनानी यह जानते थे कि जब एम्बर यानी एक प्रकार की राल को फर्श से रगड़ते हैं तो यह बालों जैसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेता है। अगर हम बात करें 600 ईसा पूर्व की, तो उस समय जो यूनानी थे वे इस बात को जानते थे कि एम्बर को जब फर्श से रगड़ते हैं तो ये बालों जैसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेता है। अब आइए समझते हैं रगड़ द्वारा आवेशन। जब प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों से रगड़ते हैं तो यह विद्युत आवेश अर्जित कर लेता है। आपने यह अनुभव किया होगा कि जब आप प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों के ऊपर रगड़ते हैं तो आपकी कंघी कुछ आवेश अर्जित कर लेता है। आवेशित वस्तुएं कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। जब आप इस कंघी को छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के समीप ले जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि ये कंघी आवेशित हो चुकी है और ये छोटे छोटे कागज के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर रही है।
इस प्रकार हम अक्सर देखते हैं कि कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिसको आपस में रगड़कर हम वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं ताकि ये छोटे छोटे टुकड़ों को आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर ले। विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का रगड़ द्वारा आवेशन। अब हम समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिसको आपस में रगड़कर हम उन्हें आवेशित कर सकते हैं। पहली तो यह है कि प्लास्टिक की रिफिल एवं पॉलीथीन। जब हम प्लास्टिक की रिफिल और पॉलीथीन को आपस में रगड़ते हैं तो ये दोनों वस्तुएं आपस में आवेशित हो जाती हैं। इसी प्रकार गुब्बारा एवं ऊनी वस्त्र। जब हम गुब्बारा और ऊनी वस्त्र को आपस में रगड़ते हैं तो वे भी आवेशित हो जाती हैं, यानी वे आवेश अर्जित कर लेते हैं। इसी प्रकार कांच की छड़ एवं रेशम। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो ये वस्तुएं आपस में आवेशित हो जाती हैं। इस प्रकार बहुत से वस्तुएं ऐसे हैं जिन्हें आपस में जब रगड़ा जाता है तो वे आवेशित हो जाती हैं। जब दो वस्तुओं को रगड़कर आवेशित किया जाता है तो दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा दोनों ही आवेशित हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे आवेशों के प्रकार तथा इनकी अन्योन्य क्रिया। आवेश कितने प्रकार के होते हैं और ये आवेश एक दूसरे के साथ किस प्रकार की क्रिया करते हैं, ये हम पढ़ेंगे। आवेशों के प्रकार को समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। विभिन्न गुब्बारों को ऊनी वस्त्र से रगड़कर आवेशित करेंगे। इस क्रियाकलाप में हम क्या करेंगे कि विभिन्न प्रकार के गुब्बारे लेंगे और उन गुब्बारों को ऊनी वस्त्र से रगड़कर आवेशित करेंगे। अब हम उदाहरण लेते हैं कि हम दो गुब्बारा लिए और इन दोनों गुब्बारों को ऊनी वस्त्र से रगड़कर आवेशित कर लिए, यानी हमारे पास दो गुब्बारा हैं और दोनों गुब्बारा आवेशित हो चुका है। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि जब दो आवेशित गुब्बारे को एक दूसरे के समीप रखा जाता है तो दोनों गुब्बारा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी दोनों गुब्बारे के मध्य आकर्षण नहीं बल्कि प्रतिकर्षण होता है। अब हम क्या करेंगे कि प्लास्टिक रिफिलों को पॉलीथीन से रगड़कर आमने सामने रखेंगे। जब प्लास्टिक की रिफिलों को पॉलीथीन से रगड़कर एक दूसरे के आमने सामने रखा जाता है तो भी ये देखा जाता है कि ये रिफिल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। परंतु एक आवेशित गुब्बारा एवं एक आवेशित रिफिल को एक दूसरे के पास रखने पर क्या होता है, हमने क्या देखा कि जब दो आवेशित गुब्बारा को एक दूसरे के समीप रखा जाता है तो दोनों के मध्य प्रतिकर्षण होता है। ठीक वैसे ही जब दो रिफिलों को एक दूसरे के सामने रखा जाता है तो ये भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। परंतु जब हम एक आवेशित गुब्बारा और एक आवेशित रिफिल लेंगे और दोनों को एक दूसरे के करीब लाएंगे तो दोनों के मध्य आकर्षण बल का अनुभव होगा। अब अगर बात की जाए कि परीक्षणों का सारांश क्या है, जो हमने क्रियाकलाप किया इसका सारांश क्या है। एक आवेशित गुब्बारे ने दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित किया। इसी प्रकार एक आवेशित रिफिल ने दूसरे आवेशित रिफिल को प्रतिकर्षित किया, परंतु एक आवेशित गुब्बारा ने एक आवेशित रिफिल को आकर्षित किया। जो हमने क्रियाकलाप किया इस क्रियाकलाप में हमने ये तीन महत्वपूर्ण बिंदु को नोट किया कि दो आवेशित गुब्बारा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, दो आवेशित रिफिल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, परंतु एक आवेशित गुब्बारा और एक आवेशित रिफिल एक दूसरे को आकर्षित करता है। अब हम देखेंगे कि इस क्रियाकलाप का निष्कर्ष क्या है। इस क्रियाकलाप का निष्कर्ष ये बताता है कि सजातीय यानी एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय यानी भिन्न प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जब एक ही प्रकार के आवेश को एक दूसरे के पास रखा जाता है तो दोनों के मध्य प्रतिकर्षण होता है, परंतु अलग अलग प्रकार के आवेश को जब एक दूसरे के सामने रखा जाता है तो आकर्षण होता है। इस निष्कर्ष के आधार पर हम कह सकते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के आवेश को कहा जाता है धन आवेश, जिससे हम धनावेश भी कहते हैं,
और दूसरे प्रकार के आवेश को कहा जाता है ऋण आवेश, जिससे ऋणावेश भी कहा जा सकता है। मान्यता के अनुसार रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को धनावेश कहते हैं। अब इसका क्या मतलब? जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, जैसे कि कांच की छड़ और रेशम के कपड़े, प्लास्टिक की कंघी और सूखे बाल, इसी प्रकार जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो दोनों वस्तुएं आवेश अर्जित कर लेते हैं। एक वस्तु धन आवेश अर्जित करते हैं, जबकि दूसरे वस्तु ऋण आवेश अर्जित करते हैं। अब बात यह है कि किस प्रकार के आवेश को हम धन आवेश कहेंगे और किस प्रकार के आवेश को हम ऋण आवेश कहेंगे। तो हमारी मान्यता ऐसा है कि जब हम रेशम के कपड़े से कांच की छड़ को रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर जो आवेश उत्पन्न होता है उस आवेश को हम धन आवेश कहते हैं, और रेशम के कपड़े पर जो आवेश उत्पन्न होता है उसे ऋण आवेश कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को धनावेश कहते हैं, और एक अन्य प्रकार के आवेश जो कि रेशम के कपड़े द्वारा अर्जित किया जाता है, इससे ऋणावेश कहा जाता है। अब आइए हम एक नजर डालते हैं कि विद्युत धारा क्या होता है। विद्युत धारा को समझने के लिए हम कल्पना करते हैं कि हमारे पास एक वस्तु है ए जो धन आवेश से आवेशित है, एक दूसरा वस्तु है बी जिसमें कोई आवेश नहीं है, अर्थात वह एक उदासीन वस्तु है। जब इन दोनों वस्तुओं को धातु के एक तार से जोड़ा जाता है, यानी एक चालक की मदद से जोड़ा जाता है, तो ऐसा देखा जाता है कि विद्युत आवेश का प्रवाह होता है। यानी आवेशित वस्तु से उदासीन वस्तु की ओर आवेश का प्रवाह होता है। तो किसी भी चालक के द्वारा जब आवेश का प्रवाह होता है तो उससे हम विद्युत धारा कह सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि गतिशील आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। जब कोई आवेश गति करता है तो इस प्रकार गतिशील आवेश को ही विद्युत धारा कहा जाता है। अब आइए हम समझते हैं कि विद्युतदर्शी क्या है। ऐसी युक्ति जिसका उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जाता है कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं, विद्युतदर्शी कहलाते हैं। कोई भी वस्तु आवेशित भी हो सकता है या अनावेशित भी हो सकता है। तो एक ऐसा यंत्र जो हमें यह बताए कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, तो इस प्रकार के यंत्र को विद्युतदर्शी कहा जाता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं एक सरल विद्युतदर्शी को दर्शाया गया है। इस विद्युतदर्शी यंत्र के द्वारा हम यह पता लगा सकते हैं कि कोई भी वस्तु आवेशित है अथवा नहीं। चित्र में दिखाए गए विद्युतदर्शी को आप गौर से देखें। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मुरब्बे की एक खाली बोतल लेंगे। बोतल के मुंह के साइड से कुछ बड़ा गत्ते का एक टुकड़ा काटकर हम लेंगे। इसमें एक छिद्र बनाएंगे जिसमें धातु की पेपर क्लिप घुसाई जा सके। अब इस प्रकार चित्र में दिखाए गए हम इस प्रकार का यंत्र को सेट करेंगे। एल्युमिनियम की पन्नी की लगभग 2 पट्टी हम लेंगे और चित्र में दर्शाए अनुसार इन्हें पेपर क्लिप पर लटकाएंगे। गत्ते के ढक्कन में पेपर क्लिप को इस प्रकार घुसाएंगे कि गत्ते के लंबवत रहे। रिफिल को आवेशित करेंगे और इससे पेपर क्लिप के सिरे से स्पर्श कराएंगे। परीक्षण करेंगे और हम देखेंगे कि क्या होता है। पन्नी की पट्टियों पर क्या कोई प्रभाव पड़ता है। जब हम रिफिल को दूसरे सिरे पर टच कराएंगे तो हम क्या देखेंगे कि जो एल्युमिनियम की हम पन्नी लेंगे ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। इससे ये समझ में आता है कि जो रिफिल है वह आवेशित है। इस प्रकार सरल विद्युतदर्शी के द्वारा हम यह जान सकते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं। अब आइए हम समझते हैं भू संपर्कन होता क्या है। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भू संपर्कन कहा जाता है। अगर कोई आवेशित वस्तु है और इस आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजा जाता है तो इस प्रक्रिया को भू संपर्कन कहा जाता है। हम मान लेते हैं एक आवेशित वस्तु है ए जिसमें धन आवेश संचित है। अगर इस आवेशित वस्तु को एक पतले धातु के तार से पृथ्वी के साथ जोड़ा जाए तो क्या होगा, इसमें जो आवेश संचित है वह पृथ्वी में चला जाएगा।
इस प्रकार किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को ही भू संपर्कन कहा जाता है। हम अक्सर बरसात के दिनों में तड़ित की घटनाओं से परिचित होते हैं। तड़ित क्या है और तड़ित कैसे उत्पन्न होती है, इसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे। रगड़ द्वारा उत्पन्न आवेशों के आधार पर हम तड़ित की व्याख्या कर सकते हैं। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि बादलों के मध्य आपस में रगड़ होने के कारण उत्पन्न आवेश के आधार पर ही तड़ित की उत्पत्ति होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार बादलों के ऊपरी किनारे के निकट धनावेश एकत्र हो जाते हैं तथा ऋणावेश बादलों के निचले स्तर पर संचित हो जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार बादलों के ऊपरी हिस्से पर धन आवेश एकत्र हो जाते हैं, जबकि बादलों के निचले हिस्से पर ऋणावेश एकत्र हो जाते हैं। धरती के निकट भी धनावेश का संचय होता है। इस प्रकार वैज्ञानिक के अनुसार बादल के ऊपरी हिस्से पर धनावेश, बादल के निचले हिस्से पर ऋणावेश और धरती के निकट भी धनावेश का संचय होता है। जब संचित आवेशों का परिमाण अत्यधिक हो जाता है तो वायु, जो विद्युत की हीन चालक है, आवेशों के प्रवाह को नहीं रोक पाती। होता क्या है कि बरसात के दिनों में बादलों के ऊपरी हिस्से पर धन आवेश का एकत्र होना, बादलों के निचले हिस्से पर ऋण आवेश का एकत्र होना और धरती के निकट धन आवेश का एकत्र होना, इसमें क्या होता है कि आवेशों का परिमाण अत्यधिक हो जाता है और परिमाण अत्यधिक होने के कारण वायु, जो कि विद्युत का एक हीन चालक है, आवेशों के प्रवाह को नहीं रोक पाती और तड़ित का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अब हम इस चित्र के मदद से समझेंगे कि तड़ित कैसे उत्पन्न होती है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि बादलों के ऊपरी हिस्से पर धन आवेश एकत्र हो जाते हैं, बादलों के निचले हिस्से पर ऋण आवेश एकत्र हो जाते हैं, साथ ही साथ धरती के सामने भी धन आवेश एकत्र हो जाते हैं। इस प्रकार अत्यधिक आवेश की परिमाण के कारण वायु, जो कि विद्युत की एक हीन चालक है, आवेश के प्रवाह को रोक नहीं पाती और तड़ित उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश मिलते हैं और प्रकाश की चमकीली धारियां तथा ध्वनि उत्पन्न होती हैं, जिससे हम तड़ित के रूप में देखते हैं। जब बादलों के मध्य अत्यधिक मात्रा में आवेश संचित हो जाते हैं और ये ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश मिलते हैं तो प्रकाश की चमकीली धारियां और ध्वनि उत्पन्न होती हैं और इसी परिघटना को हम तड़ित के रूप में देखते हैं। इस प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन भी कहा जाता है। अगर हम बात करें तड़ित से सुरक्षा की, तो तड़ित के गिरने पर जीवन तथा संपत्ति की हानि होती है, अतः हमें अपने बचाव के लिए उपाय करना आवश्यक है। तड़ित हमारे लिए घातक साबित हो सकती है, इसके गिरने से जीवन तथा संपत्ति की हानि होती है। तड़ित एवं झंझा यानी गरज वाले तूफान के समय कोई भी खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता है। कोई मकान अथवा भवन सुरक्षित स्थान होता है। यदि आप किसी कार अथवा बस द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़कियां व दरवाजे बंद होने पर आप उसके भीतर सुरक्षित हैं। तड़ित के समय कोई भी खुला स्थान हमारे लिए सुरक्षित नहीं होता है। हमारे लिए सुरक्षित स्थान है कोई मकान या भवन। अगर हम किसी बस या कार में सफर कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में गाड़ियों की खिड़की बंद करके हम उसके भीतर रह सकते हैं, क्योंकि अगर हम खिड़की बंद कर दें तो ऐसे स्थान हमारे लिए सुरक्षित बन सकता है। गरज सुनना किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुंचने की चेतावनी है। जैसे ही हमें पता चले कि अब तड़ित की संभावना है तो ऐसी स्थिति में हमें तुरंत किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचने की आवश्यकता है। अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर प्रतीक्षा करना आवश्यक है। अक्सर हम देखते हैं कि जब गर्जन सुनना बंद हो जाता है तो हम तुरंत सुरक्षित स्थान से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन ऐसा करना ठीक नहीं है। गर्जन सुनने के तुरंत बाद जब गर्जन सुनाई देना बंद हो जाती है तो हमें तुरंत भी बाहर नहीं निकलना चाहिए, बल्कि कुछ देर इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अंतिम गर्जन सुनने के बाद भी वह समय हमारे हित में नहीं होता है।
अब हमारे मन में एक सवाल आता है कि तड़ित झंझा के समय क्या करें, क्या ना करें। पहला बिंदु यह है कि बाहर खुले स्थान में बिल्कुल ना रहें। अगला बिंदु है खुले वाहन जैसे कि मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, निर्माण कार्य हेतु मशीनें, खुली कार सुरक्षित स्थान नहीं है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है खुले मैदान, ऊंचे वृक्ष, पार्कों में शरण स्थल, ऊंचे स्थान तड़ित से हमारी सुरक्षा नहीं करते। तड़ित के समय धातु के छड़ से बनी छाता लेकर बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। यदि आप वन में हैं तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण लीजिए। आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि तड़ित झंझा के समय हमें किसी पेड़ के नीचे नहीं रहना चाहिए, परंतु आप कल्पना करें कि अगर आप वन में हैं तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। अगर आप वन में हैं तो तड़ित झंझा के समय आप छोटे वृक्ष के नीचे शरण लेंगे, इसमें खतरा कम हो जाती है। यदि आप किसी ऐसे खुले क्षेत्र में हैं जहां कोई शरण स्थल नहीं है तो आप चित्र में दिखाए अनुसार जमीन पर सिमट कर बैठ जाएं। आप चित्र में देख सकते हैं कि अगर आप किसी खुले क्षेत्र में हैं जहां कोई मकान या भवन आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं तो ऐसे स्थान पर आप चित्र में दिखाए अनुसार आराम से नीचे बैठ सकते हैं। ये आपके लिए एक सुरक्षित माध्यम हो सकता है। तड़ित टेलीफोन के तारों, विद्युत तारों तथा धातु के पाइपों पर आघात कर सकती है। अतः तड़ित झंझा के समय हमें इन चीजों को नहीं छूना चाहिए। तड़ित झंझा के समय जहां तक संभव हो सके हमें किसी भी धातु से बनी हुई चीजों को छूना नहीं चाहिए। ऐसे समय में मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। बहते जल के संपर्क से बचने के लिए तड़ित झंझा के समय स्नान से बचना चाहिए। कंप्यूटर, टीवी आदि विद्युत उपकरणों के प्लगों को सॉकेट से निकाल देना चाहिए। विद्युत बल्बों, ट्यूबलाइटों को जलाए रखा जा सकता है, इनसे कोई हानि नहीं होती है। अब हमारे लिए अगला टॉपिक है तड़ित चालक। आपने तड़ित चालक का नाम अवश्य सुना होगा। तड़ित चालक एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। तड़ित चालक मानव द्वारा निर्मित एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। इसमें भवनों की ऊंचाई से अधिक ऊंचाई की धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है। इस छड़ का एक सिरा वायु में खुला रखा जाता है तथा दूसरे सिरे को जमीन में काफी गहराई तक दबा देते हैं। आप इस चित्र को देख सकते हैं। इस भवन में तड़ित चालक लगाया गया है। तड़ित चालक धातु की बनी एक युक्ति है। इसका एक सिरा भवन की ऊंचाई से अधिक ऊंचाई तक पहुंचा हुआ होता है और इसका दूसरा सिरा जमीन में स्थापित कर दी जाती है। तड़ित चालक भवन को तड़ित के प्रभाव से बचाता है। तड़ित चालक में लगी धातु की छड़ विद्युत आवेश को जमीन तक पहुंचने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है। इस प्रकार तड़ित चालक भवन को सुरक्षित करती है। इस अध्याय में हम एक दूसरे प्राकृतिक परिघटना का चर्चा करेंगे जिसका नाम है भूकंप। भूकंप एक ऐसी परिघटना है जो विशाल स्तर पर जनजीवन तथा संपत्ति को क्षति पहुंचा सकता है। भूकंप क्या है? जैसा कि नाम से ही पता है, भूकंप दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है भू और दूसरा है कंप। भू का मतलब होता है जमीन यानी भूमि और कंप का मतलब होता है कंपन, यानी जब भूमि कांपने लगे तो इस प्रकार की परिघटना को भूकंप कहा जाता है। 8 अक्टूबर 2005 को भारत में उत्तरी कश्मीर के उरी तथा तंगधार शहर में एक बड़ा भूकंप आया था। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि इस भूकंप के कारण जन धन की कितनी क्षति हुई। इससे पहले गुजरात के भुज जिले में 26 जनवरी 2001 को बड़ा भूकंप आया था। भूकंप जब भी आता है ये जनजीवन को तहस नहस करके जाता है। भूकंप जो बहुत कम समय तक रहता है, पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है। यह पृथ्वी की भूपट्टी के भीतर गहराई में गड़बड़ के कारण उत्पन्न होता है। विशाल भूकंप भवनों, पुलों, बांधों तथा लोगों को असीम क्षति पहुंचा सकते हैं।
इनसे जीवन तथा संपत्ति की विशाल हानि हो सकती है। अब आइए जरा हम समझने का प्रयास करते हैं कि भूकंप का क्या कारण है, किस कारण से भूकंप आती है। प्राचीन काल में लोग भूकंप आने का सही कारण नहीं जानते थे, अतः उनकी धारणा मनगढ़ंत कथाओं द्वारा व्यक्त की जाती थी। भूकंप के कारण को समझने से पहले हमें पृथ्वी के आंतरिक संरचना पर एक नजर अवश्य डाल लेनी चाहिए। अगर हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना की बात करें तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत जो है, जिसे भूपर्पटी कहा जाता है, यह ठोस अवस्था में होता है। इसके अंदर होता है एक दूसरा परत जिसे मेंटल कहा जाता है, और सबसे नीचे यानी केंद्र भाग में जो परत होता है उसे क्रोड कहा जाता है। इस प्रकार हमारी पृथ्वी 3 भागों में बटी हुई है। ऊपर वाले हिस्से को भूपर्पटी, मध्य वाले हिस्से को मेंटल और सबसे आंतरिक हिस्से को क्रोड कहा जाता है। पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह में गहराई की गड़बड़ी के कारण भूकंप आते हैं। भूकंप का कारण यह है कि पृथ्वी की आंतरिक भाग में जब कुछ गड़बड़ी होती है तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी सतह है, जिसे भूपर्पटी कहा जाता है, उसके हिलने के कारण भूकंप आती है। पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी ठोस सतह को भूपर्पटी कहा जाता है। पृथ्वी की यह परत एक खंड में नहीं है बल्कि यह टुकड़ों में विभाजित है, यानी पृथ्वी की जो भूपर्पटी है ये कई सारे टुकड़ों की बनी हुई होती है। प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहा जाता है। इस चित्र में प्लेट को दर्शाया गया है। पृथ्वी की सबसे बाहरी जो सतह है, जो ठोस अवस्था में है, इसे भूपर्पटी कहा जाता है, और ये केवल एक टुकड़ों का नहीं होता है बल्कि कई सारे टुकड़े मिलकर भूपर्पटी की संरचना बनी हुई होती है। इस प्रकार पृथ्वी की जो प्लेट है यानी भूपर्पटी की जो टुकड़े हैं, इसे प्लेट कहा जाता है, और इस चित्र में पृथ्वी की प्लेटों को दिखाया गया है। पृथ्वी की ये प्लेट निरंतर गति करती रहती हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि पृथ्वी की विभिन्न प्रकार की प्लेटें निरंतर एक दूसरे के सापेक्ष गति करती रहती हैं। आपस में रगड़ अथवा टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है, तो इसके कारण भूपर्पटी में विक्षोभ उत्पन्न होता है। इससे हम भूकंप के रूप में देखते हैं। पृथ्वी की प्लेटें जब आपस में रगड़ खाती हैं या फिर आपस में टकराती हैं, तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी की एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है, और इस कारण भूपर्पटी में एक विक्षोभ उत्पन्न होता है, और इसी विक्षोभ को हम भूकंप के रूप में देखते हैं, जो कि धरती के हिलने के रूप में हमें दिखाई देती है। भूकंप का कुछ अन्य कारण निम्नलिखित हैं। जैसा कि अभी हमने चर्चा किया कि भूकंप का कारण है भूपर्पटी की प्लेट का आपस में टकराना, परंतु इसके अलावा भूकंप के कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी का फटना, किसी उल्का पिंड का पृथ्वी से टकराना, भूमिगत नाभिकीय विस्फोट इत्यादि। परंतु अधिकांश भूकंप पृथ्वी की प्लेटों की गतियों के कारण ही आते हैं। हम भूकंप आने के कारण जानते हैं, परंतु अभी तक भूकंप के समय तथा स्थान की भविष्यवाणी करने का ज्ञान हमें नहीं है। वैज्ञानिकों के कठिन परिश्रम से भूकंप आने के कारण का पता हमें लग चुका है, परंतु अभी भी हमारे पास वह तकनीक विकसित नहीं हुआ है जिसके द्वारा हम भूकंप के समय और स्थान की भविष्यवाणी कर सकें। अर्थात हम वर्तमान समय में भूकंप के समय या स्थान की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं, अतः जहां प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती हैं, वहां भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। जैसा कि हमने पहले ही चर्चा किया कि पृथ्वी की बाहरी ठोस परत को भूपर्पटी कहा जाता है, जो केवल एक टुकड़े का नहीं है बल्कि कई सारे टुकड़ों के बना हुआ यह भूपर्पटी होता है, और इससे हम प्लेट कहते हैं। भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण ही उत्पन्न होते हैं, अतः पृथ्वी की वैसे क्षेत्र जहां प्लेटों की सीमाएं दुर्बल हैं, वैसे क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना अधिक होती है।
इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपीय क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र भी कहा जाता है। भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्र जैसे कि कश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्र हिमालय, समस्त उत्तर पूर्व, कच्छ का रण, राजस्थान तथा सिंध गंगा के मैदान हैं। दक्षिण भारत के कुछ भाग भी खतरे के क्षेत्र में आते हैं। किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। अगर आप किसी भी भौतिक राशि को मापेंगे तो एक पैमाने की आवश्यकता होगी। अगर आप लंबाई को मापेंगे तो मीटर का प्रयोग करेंगे, द्रव्यमान को अगर मापेंगे तो किलोग्राम का प्रयोग करेंगे। ठीक वैसे ही किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को मापने के लिए जिस पैमाने का उपयोग किया जाता है वह है रिक्टर पैमाना। अधिक विनाशकारी भूकंपों का रिक्टर पैमाने पर परिमाण 7 से अधिक होता है। भुज तथा कश्मीर में आए दोनों भूकंपों का परिमाण 7.5 से अधिक था। इसीलिए इन दो भूकंपों के कारण काफी अधिक जान माल की क्षति हुई। भूकंप लेखी उपकरण क्या होता है? भूकंपीय तरंगों को भूकंप लेखी उपकरण यानी सिस्मोग्राफ द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए एक युक्ति की आवश्यकता होती है, एक यंत्र की आवश्यकता होती है। इसी युक्ति को भूकंप लेखी उपकरण या फिर सिस्मोग्राफ कहा जाता है। अब प्रश्न है कि हम भूकंप से बचाव कैसे करें? भूकंप अत्यधिक विनाशकारी हो सकते हैं, अतः भूकंप से बचाव के लिए हमें आवश्यक सावधानियां रखनी चाहिए। पहला पॉइंट है कि भवनों का डिजाइन ऐसा हो कि वे बड़े भूकंपों के झटके को आसानी से सह सके। भूकंपीय क्षेत्रों में भवन निर्माण में भारी पदार्थों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ताकि यदि भवन गिरे तो अत्यधिक क्षति न हो। अलमारी इत्यादि को दीवारों के साथ जड़ना अधिक अच्छा होता है जिससे वे आसानी से न गिरें। हम अपने घरों में अलमारी इत्यादि को दीवार के साथ कसकर जड़कर रखेंगे। ऐसा करने से क्या होगा कि अगर भूकंप आए तो ये आसानी से गिरेंगे नहीं, जिससे कि जन धन की हानि नहीं होगी। दीवार घड़ी, फोटो फ्रेम, जल तापक यानी गाइजर आदि को दीवार से लटकते समय सावधानी रखना चाहिए ताकि भूकंप आने पर ये लोगों के ऊपर ना गिरे। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। चूंकि कुछ भवनों में भूकंप के कारण आग लग सकती है, अतः अग्निशमन के सभी उपकरण की व्यवस्था घर में रखनी चाहिए। भूकंप के समय क्या करें? यदि आप घर में हैं तो आप भूकंप के समय क्या करें? किसी मेज के नीचे आश्रय लें तथा झटकों के रुकने तक वहीं रहें। किसी ऊंची तथा भारी वस्तुओं से दूर रहें जो आप पर गिर सकती है। यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठे नहीं, अपने सिर का तकिए से बचाव करें। यदि आप घर से बाहर हैं तो भूकंप के समय क्या करें? भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान को खोजें एवं धरती पर लेट जाएं। यदि आप किसी कार अथवा बस में हैं तो बाहर न निकलें। ड्राइवर से कहें कि गाड़ी को धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुंचाएं। इससे आप सुरक्षित हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हमने पूरे अध्याय को समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद हुई होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ सीखा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें। अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल साइंस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हर नई वीडियोस की अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय।